हाँ, शांत हो जाइए तो शांत हो जाइए। बहुत लगता है भाग गया है। चलिए ध्यान दीजिए, दरोगा बनना बहुत कठिन है। बहुत। चले तो शुरू करें। तो बायोलॉजी के पहला चैप्टर साइटोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, और साइटोलॉजी से रिलेटेड 60 जो शानदार प्रश्न है उसका डिस्कशन कर चुके हैं। 61 से इसकी शुरुआत करेंगे। 60 तक सबको याद हो गया है? हाँ, लग रहा है कुछ कुछ को याद नहीं हुआ है। याद है? याद नहीं हो रहा है अथवा याद नहीं कर रहे हैं, दोनों का परिणाम एक समान है। और हमारी तो गारंटी है कि क्लास में शांति और गंभीरता पूर्वक अगर हमारी बातों को ही आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्लास में ही याद हो जाएगा। क्लास में ही याद हो जाएगा। ऑनलाइन दोस्तों तो कहीं कमेंट करते एकदम याद होते जा रहा है, साथ ही साथ याद होते जा रहा है। तो कोशिश रखिए कि क्लास में गंभीर बने रहे, शांत बने रहे, एक एक बातों को आप सुन रहे हैं तो निश्चित तौर पर क्लास में ही सारी बात याद होगा। बहुत स्पीड से हम क्वेश्चन करा नहीं रहे हैं कि आपका याद नहीं हो सकता क्लास में। अब आइए 61 नंबर से। आइए आइए, आप ही का इंतजार हम कर रहे हैं। अरे हल्ला नहीं करिए, ये बड़ी बात है कि हम क्लास में मजाक भी करना कभी कभार जो है ना बहुत सीरियस ले लेते हैं आप लोग। अब बात कुछ भी बोल रहे हैं तो उसको सुनिए, समझिए, अंदर अंदर ही मुसकिए। क्या? ये जो हल्ला उठा देता है ना, तो कभी कभी तो डर लग जाता है कुछ गलत तो नहीं बोल दिए हैं, डरा जाते हैं। तो हल्ला नहीं करना है, सुनना है बातों को। वैसे भी हम भाषा को लेकर काफी सजग रहते हैं, कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ ना निकले। लेकिन कभी कभी हल्ला इस तरह होता है ना, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि लगता है कुछ गलत निकल गया। फिर आइए 61 नंबर पर। 61 नंबर में कह रहा है समांतर नलिकाओं। समांतर नलिकाओं को ही क्या कहा जाता है? सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना को क्या कहते हैं? अगर गोल्जी बॉडी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए, गोल्जी बॉडी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो गोल्जी बॉडी मुड़े हुए छड़ के समान दिखाई पड़ते हैं। मुड़े हुए छड़ के समान दिखाई देते हैं, जिसके बीच बीच में छोटी बड़ी थैली समान रचना होती है। छोटी बड़ी थैली समान रचना होती है। तो गोल्जी बॉडी को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो गोल्जी बॉडी में कई मुड़े हुए छड़ दिखाई पड़ते हैं। अब मुड़े हुए छड़ के बीच में छोटी बड़ी थैली दिखाई पड़ती है, और मुड़े हुए छड़ को ही गोल्जी बॉडी के संरचना में मुड़े हुए छड़ को ही क्या कहा जाता है? बात समझ गए?
तो समांतर नलिका है, देख रहे हैं समांतर नलिका यही है, 1 2 3 एक दूसरे के समांतर नलिकाएं या समांतर नलिकाओं को सिस्टर्नी कहा जाता है। सिस्टर्नियों के समूह को क्या कहते हैं? और ये जो थैली है इस थैली को बड़ा थैली को लार्ज वैक्यूल, छोटा थैली को वैक्यूल नहीं वेसिकल, लार्ज वेसिकल्स और क्लियर हो गया। समांतर नलिकाओं या सिस्टर्नियों के समूह से बनी संरचना को क्या कहते हैं? गोल्जी उपकरण की संरचना में कई मुड़े हुए छड़ की आकृति होते हैं जिसे सिस्टर्नी भी कहा, और गोल्जी बॉडी के मुड़े हुए छड़ की संरचना के बीचों बीच छोटी बड़ी थैली होती है। इसी थैली में गोल्जी बॉडी पैकेजिंग का काम करता है। किसका? अब जानते हैं गोल्जी बॉडी का काम पैकेजिंग करना भी है, तो भिन्न भिन्न पदार्थों को इसी पैकेट में जमा रखती है और जब कोशिका को जरूरत हो इस पैकेट से सेक्रेट कर देती है, स्रावित कर देती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन ईआर संश्लेषित पदार्थों का रूपांतरण और गोल्जी बॉडी पैकेजिंग का पूरा काम किस पर निर्भर है? गोल्जी बॉडी पर। अगर पूछे कि भिन्न भिन्न पदार्थों के कोशिका के भीतर पैकेजिंग और स्टोरेज का काम कौन करता है, तो वो गोल्जी बॉडी करता है, क्योंकि इसी के पास वो क्षमता है। बड़े छोटे पैकेट मौजूद है केवल किसके पास? गोल्जी बॉडी के पास। लाइसोसोम तो घातक एंजाइम लेकर घूम रहा है। राइबोसोम जो है वो तो अपने बहुत छोटा है, वो पैकेजिंग कर पाएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसने चलते रहता है। तो बचा गोल्जी बॉडी जिसके संरचना में कई छोटी बड़ी थैली होती है जिसमें ये भिन्न भिन्न पदार्थों का क्या करते हैं? पैकिंग करते हैं और संचयन यानी स्टोरेज करते हैं, और जरूरत पड़ने पर गोल्जी बॉडी उसका रूपांतरण यानी पैकेजिंग किया प्रोटीन का। कोशिका को जरूरत पड़ गई वसा का, तो इसमें इतना पावर है कि प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा वसा में। इतना पावरफुल है गोल्जी बॉडी। और एक बात कि गोल्जी बॉडी इतना पावरफुल है कि ये किसको बनाता है? लाइसोसोम। कोशिका के भीतर कोई दूसरा उदाहरण नहीं है कि जो किसी दूसरे कोशिका अंग को बनाए। गोल्जी बॉडी के अतिरिक्त और कोई दूसरा उदाहरण नहीं है जो किसी अन्य कोशिकीय संरचना को बनाता हो। एकमात्र गोल्जी बॉडी है जो कि लाइसोसोम के निर्माण में भाग लेता है। नेक्स्ट, लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा? क्रिश्चियन डी डबे ने देखा, और देखा तो उसका खोज भी उन्होंने ही किया। अगर पूछ दे लाइसोसोम का खोज किसने किया? डी डबे ने। तो लाइसोसोम का खोज किसने किया? लाइसोसोम को पहली बार देखा किसने? इसका उत्तर क्या होगा? जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिका लाइसो। और ये बता चुके हैं आप, लाइसोसोम का दो काम मुख्य है। लाइसोसोम के दो मुख्य कार्य है। एक मुख्य कार्य है अंतःकोशिकीय पाचन करना, और दूसरा मुख्य काम है हानिकारक जीवाणु वायरस से कोशिका को। और उसके बाद बताए थे कि कोशिका की आयु पूरा होने में मरने में भी योगदान किसका होता है? लाइसोसोम के बिना तो कोशिका मर भी नहीं सकता है। क्रिस्टी कहां पाए जाते? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते। अब माइटोकॉन्ड्रिया की भी संरचना को आप समझ लीजिए। लबक के तरह माइटोकॉन्ड्रिया भी दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। लबक के तरह माइटोकॉन्ड्रिया भी
दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दो ऐसा संरचना है कोशिका के भीतर जिसके ऊपर एक झिल्ली नहीं, कितने झिल्ली? दो झिल्ली। बाकी लाइसोसोम पर एक झिल्ली, राइबोसोम पर तो कोई झिल्ली होती ही। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी दिखाई पड़ती है, और माइटोकॉन्ड्रिया के दोहरी झिल्ली से घिरी भीतरी संरचना को, दोहरी झिल्ली से घिरी भीतरी संरचना को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? और इस मैट्रिक्स में दोस्तों कोशिका द्रव के समान ही तरल पदार्थ भरे रहते हैं। कोशिका द्रव के समान ही तरल पदार्थ। अब ध्यान दीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भीतरी झिल्ली से कई उंगली के समान संरचनाएं निकली रहती है। भीतरी झिल्ली से कई उंगली के समान संरचनाएं निकली रहती है, जिसे क्या कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली से निकली उंगली के समान संरचना को क्या कहते हैं? और इसी कृष्टि में श्वसन को संपन्न कराने वाले एंजाइम मौजूद रहते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर श्वसन को कंप्लीट करवाते हैं। क्लियर हो गया? समझ गए? नेक्स्ट। क्या होगा? अब यहां पर अभी तुरंत बताए कि श्वसन से संबंधित एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में रहते हैं, और यहां पर देखिए क्रिस्टी कहां पर है? मैट्रिक्स में। भीतरी भाग को क्या कहते हैं? तो श्वसन से संबंधित एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में रहते हैं, क्योंकि श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है। अब श्वसन अगर माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है तो निश्चित तौर पर श्वसन संबंधी एंजाइम वहां मौजूद है, तब ना श्वसन हो रहा है। और श्वसन संबंधित एंजाइम इसी क्रिस्टी में होते हैं, और ये क्रिस्टी मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया के, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स। रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हरित लवक, रंगीन लवक, श्वेत लवक, इन सब पर चर्चा कर चुके हैं और इसके कार्यों को भी हम समझ चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर के तरल युक्त गुहा को, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर तरल युक्त गुहा को मैट्रिक्स कहते हैं। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के भीतरी गुहा को, और क्लोरोप्लास्ट की पूरी संरचना पर हम विस्तार से चर्चा किए हैं। किरण जी, क्लोरोप्लास्ट की संरचना पर विस्तार से चर्चा किए हैं पिछले क्लास में, और आपको बताए हैं कि क्लोरोप्लास्ट के भीतर भीतरी गुहा को स्ट्रोमा कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के भीतर थैली समान संरचना होती है जिसे थैलेक्वाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कला। कोशिका कला का मतलब क्या? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में कोशिका झिल्ली भी कहते हैं और कोशिका कला भी कहते हैं। वर्णात्मक पारगम। वर्णात्मक पारगम का मतलब हुआ सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल। तो सवाल ये पूछ रहा है कि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होता है कैसे?
सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होता है, वर्णात्मक पारगम्य होता है या अर्ध पारगम्य होता है? क्यों? अब आप समझिएगा। आप तो ये जानते हैं कि कोशिका का सबसे बाहरी घेरा होता है, कोशिका का सबसे बाहरी घेरा होता है कोशिका झिल्ली। हालांकि पौधों में कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति भी होती है, लेकिन अगर पौधे को छोड़ दें थोड़ा देर के लिए तो अन्य सभी कोशिका का सबसे बाहरी क्षेत्र क्या है? कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली एक जीवित संरचना है। कोशिका झिल्ली कैसी संरचना है? जीवित संरचना। और जीवित संरचना का मतलब यह है कि अगर कोशिका झिल्ली टूट फूट जाएगा तो वो अपना मरम्मत स्वयं कर लेगा। कोशिका झिल्ली अगर टूट जाए तो वे अपना मरम्मत स्वयं कर लेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि कोशिका झिल्ली एक जीवित संरचना है। अब ध्यान दीजिए, कोशिका के भीतर जो पदार्थ का काम नहीं है वो पदार्थ बाहर निकलेगा किसके द्वारा या किसके सहायता से? यानी अनावश्यक पदार्थ को कोशिका से बाहर निकलने की इजाजत कौन देता है? और आवश्यक पदार्थ को कोशिका के भीतर जाने कौन देता है? और कोशिका झिल्ली में यह क्षमता है कि जो पदार्थ का भीतर में आवश्यकता नहीं है वो पदार्थ झिल्ली को प्रवेश करके अंदर नहीं जा सकता है। ऐसे पदार्थ जिसकी जरूरत कोशिका के भीतर नहीं है वो कोशिका झिल्ली को पार करके अंदर नहीं जा सकते। और जो पदार्थ का अंदर जरूरत है वो कोशिका से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। यानी कोशिका के अंदर बाहर जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण कौन रखता है? कोशिका के अंदर बाहर जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण कौन रखता है? और कोशिका झिल्ली न तो सभी पदार्थों को अंदर आने देती है और न ही सभी पदार्थों को बाहर निकलने देती है। कोशिका झिल्ली न तो सभी पदार्थों को अंदर आने देती है और न ही सभी पदार्थों को बाहर निकलने देती है। कोशिका झिल्ली केवल उन्हीं पदार्थों को अंदर आने देती है जिसकी कोशिका को आवश्यक है। कोशिका झिल्ली उन्हीं पदार्थों को बाहर जाने देती है जिसकी जरूरत अब कोशिका को नहीं है। और इसी खास गुण होने के कारण, यही खास गुण होने के कारण हम कहते हैं कि कोशिका झिल्ली या कोशिका कला क्या है? तो कोशिका कला या कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम इसलिए कहा जाता है कि ये न तो सभी पदार्थों को अंदर जाने देती है और न ही सभी पदार्थों को कोशिका के बाहर निकलने देती है। यह कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम इसलिए कहते हैं कि इनसे होकर आवश्यक पदार्थ ही कोशिका के अंदर जा सकते हैं और अनावश्यक पदार्थ ही कोशिका के बाहर निकल सकते हैं, सभी पदार्थ नहीं। समझे? समझे जी? अब बताइए उत्तर क्या होगा? क्या होगा? डी होगा। या कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में से होने देती है जबकि अन्य अणुओं का संचलन को बिल्कुल सेमी परमेबल या वर्णात्मक पारगम कोशिका कला क्यों है? इसका सबसे सटीक उत्तर कौन है? एनी प्रॉब्लम? न्यूक्लियस के बाद डीएनए दो जगह मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया तथा हाँ न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियम नहीं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हैं? तो केंद्रक के बाहर लबक दो जगह मिलता है। केंद्रक के बाहर लबक दो जगह मिलता है, एक और दूसरा लबक।
निम्नलिखित पोषकों में कौन एक पौधों की कोशिका भित्ति की रचनात्मक घटक है? कैल्शियम, कैल्शियम, निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन अर्धपारगम है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, एक ही बात है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है, तो दोनों इसका उत्तर होगा। ए भी अर्धपारगम है और बी भी अर्धपारगम है। अब परीक्षा में आ जाएगा तो क्या करिएगा? तब कोशिका झिल्ली को ही आपको प्राथमिकता देनी है, समझ गए ना? कोशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही? पहला, कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। बिल्कुल, शुरुआत में ही जाने थे कि कोशिका का आकार और आकृति कैसी होगी, ये कोशिका के कार्य पर निर्भर करता है। समान कार्य करने वाला कोशिका का आकार और आकृति एक समान होती है। अब भिन्न भिन्न कार्य करने वाले कोशिका का आकार बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न होता है। तो कोशिका का अमाप या आकार यानी शेप और साइज क्या होगा, निश्चित तौर पर यह डिपेंड करता है कोशिका के कार्य से। सही है या? कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। बिल्कुल, मानव शरीर के ही ब्लड में एक कोशिका है WBC, और WBC हमेशा अपने आकार को क्या करते रहता है? बदलते रहता है। एक और कोशिका है अमीबा की कोशिका। अमीबा की कोशिका भी अपना आकार पल पल क्या करते रहता है? बदलते रहता है। तो बिल्कुल कुछ कोशिकाएं हैं जो अपने आकार को क्या करते रहते हैं? बदलते रहते। सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की, निष्पादन मतलब कार्य निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। बिल्कुल सही है। हर कोशिका में कार्य निष्पादन की अपनी एक क्षमता होती। यानी रेटिना के कोशिका को लीवर में सेट कर दीजिएगा, अब फिर कहिएगा कि ये काम नहीं कर रहा है, संभव है? रेटिना के कोशिका को लीवर में सेट कर देंगे तो रेटिना का कोशिका लीवर में जाकर काम करते रहेगा? नहीं, क्योंकि लीवर के कार्य संपादन की क्षमता रेटिना के कोशिका में नहीं है। हर कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, उससे हटकर वो कोई दूसरा कार्य का निष्पादन नहीं कर सकता। ये भी सही है। तो इसका मतलब गलत कौन है? अब डी को गलत होना ही पड़ेगा, क्योंकि ABC सही है तो डी निश्चित ही गलत होगा। अब ये गलत तो नहीं है, फिर भी गलत होगा। आइए फिर इसको भी पढ़ देते हैं कि सही में गलत है कि नहीं। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका। हमारे शरीर में 4 प्रकार के ऊतक है: संयोजी ऊतक, इपिथेलियम ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। क्या सब ऊतक में एक ही कोशिका है? बिल्कुल नहीं। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन कोशिका से बना और वो कोशिका कोई और ऊतक में नहीं है, केवल तंत्रिका ऊतक में है। तो ये कथन सरासर गलत है कि सभी देह ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। भिन्न भिन्न ऊतकों में अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती है। 73 का डी गलत है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा जीवाणु की एक प्रजाति है जिसकी कोशिका सबसे, या वैज्ञानिकों ने अब तक जितने कोशिका की जानकारी प्राप्त की है उनमें सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा में है और सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग के
अंडे में, शुतुरमुर्ग में नहीं है, शुतुरमुर्ग के अंडे में। ये रिकॉर्ड है अब तक का। माइकोप्लाज्मो से भी छोटी कोशिका हो सकती है, लेकिन अब तक वैज्ञानिकों ने ऐसे कोई कोशिका का खोज नहीं किया। तो अब तक जितने सजीवों की जानकारी वैज्ञानिकों को उपलब्ध है, उनमें सबसे छोटे आकार का कोशिका है जीवाणु की एक प्रजाति माइकोप्लाज्मा में, और सबसे बड़ा कोशिका जो है वो है शुतुरमुर्ग के अंडे में। और हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि पृथ्वी पर जितना भी सजीव है ना, जितनी भी सजीव है, उनमें 20% की ही पहचान हो पाई है अब तक। 80% सजीवों का पता लगाया जाना अब भी बाकी है। अब आप कहिएगा कि वैज्ञानिक सब कर क्या रहे हैं, पता कहीं लगा रहे हैं। तो दोस्तों वैज्ञानिक का बहाली बंद है। आइए 75 नंबर। कहने का मतलब यह है, आप बिहार का जितने है, बाबा जाने जाने दीजिए, जाने दीजिए, कौन आ गया होगा। बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है, सबकी स्थिति को खराब कर दिया गया है। सबकी स्थिति खराब होने में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? प्रोफेसर का बहाली नहीं होता है। अब बहाली होता है तो मंत्री ही प्रोफेसर बन जाते हैं। देखे कि नहीं, जदयू का एक मंत्री प्रोफेसर बन के प्रचार कर रहा है। खैर उस पर चर्चा हम अलग से करेंगे। 75 पर आइए। हम ये कहना चाहते थे कि हर यूनिवर्सिटी में रिसर्च पेपर, रिसर्च बिल्कुल क्या हो गया है, खत्म हो गया। अब भारत में रिसर्च केवल आईआईटी कॉलेज में होते हैं। कोई यूनिवर्सिटी में, एक आध यूनिवर्सिटी अपवाद के रूप में बचे हुए हैं। 75 नंबर। वो कब अंबानी अडानी को बिक जाए कहना मुश्किल। 75 नंबर पाइए। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में है। यहाँ बड़े बड़े रिसर्चर सेल पर रिसर्च करते रहते। यानी कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान केंद्र एक ऐसा केंद्र है जो पूरी तरह से कोशिकाओं के रिसर्च को समर्पित है। और ध्यान रखिएगा, जिन कोशिकाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में आज भी संपूर्ण जानकारी सामने नहीं आई। आपको बताए थे गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी के कार्यों का अब भी सही तरीके से पता नहीं चल पाया है कि गोल्जी बॉडी कोशिका के भीतर कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं। तो अब भी कोशिका के बारे में पता लगाया जाना बहुत कुछ बाकी है, और इसलिए भारत सरकार ने कोशिकाओं के रिसर्च से संबंधित एक विशेष संस्थान बना दिया है, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र, जो कहां पर है? और हैदराबाद कहां पर है? तेलंगाना में जी। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता, यह किससे बना है? आपको इससे पहले बताए थे कि कोशिका झिल्ली के भीतर जीव द्रव में केवल कौन शामिल नहीं है? जीव द्रव में केवल कौन शामिल नहीं है? कोशिका झिल्ली के भीतर जो कुछ भी है सब सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? जितने भी कोशिकांग है, वही माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम को कोशिकीय संरचना, कोशिका अंगक या कोशिकांग भी कहते हैं। तो कोशिकांग कोशिका झिल्ली के भीतर है। केंद्रक द्रव, केंद्र कोशिका के केंद्रक में जो द्रव मौजूद रहता है उसे क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली के बीच जो द्रव है उसे क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव में उपस्थित कोशिकांग मिलकर क्या बनाते हैं? केंद्रक भी जीव द्रव का ही भाग है। कोशिका झिल्ली के भीतर जो कुछ भी है सबको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं?
कोशिका झिल्ली के भीतर जो कुछ भी है सबको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? सार्वधिक संख्या में गुणसूत्र। ओफियोग्लोसस ये एक पौधा है, क्या है? और ओफियोग्लोसस के कोशिका में 630 जोड़ा यानी 1260 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव के कोशिका में 46 गुणसूत्र है। मानव के कोशिका में 46 गुणसूत्र है। सबसे अधिक गुणसूत्र वाले कोशिका का रिकॉर्ड एक पौधा के नाम है, और ये पौधा कौन है? ओफियोग्लोसस पौधे के कोशिका में 630 जोड़ा क्रोमोजोम होते हैं। इससे अधिक क्रोमोजोम वाले कोशिका या सजीव का पता अब तक अभी ये रिकॉर्ड बनाया हुआ है कौन? वास्तविक केंद्रक प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। वास्तविक केंद्रक प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और प्रोकैरियोटिक कोशिका से कौन बना है? एक है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल भी कौन कोशिका है? प्रोकैरियोटिक। लेकिन हरा शैवाल, नील हरित शैवाल अलग अलग है। एक तो वास्तविक केंद्रक प्रोकैरियोटिक कोशिका में मौजूद रहते हैं। वास्तविक केंद्रक किस में मौजूद रहते हैं? सॉरी, वास्तविक केंद्रक किस में नहीं पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में है? प्रोकैरियोटिक कोशिका और किस में है? नील हरित। तो इसका एक उत्तर नील हरित शैवाल, जिसको अंग्रेजी में साइनो बैक्टीरिया कहते हैं, ये भी हो सकता है। समझे? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज नॉल तथा रस्का ने। अगर पूछेगा सूक्ष्मदर्शी का खोज तो जेड जेनसेन तथा एच जेनसेन ने किया है। जेड जेनसेन तथा एच जेनसेन ने किया है। सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया है? उसके बाद खोज हुआ था किसका? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। किसका? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का खोज क्या किया था? ल्यूवेन हॉक। और उसके बाद खोज हुआ किसका? और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोज होने के उपरांत ही कोशिकीय संरचना का जानकारी मिलने लगा। जब तक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नहीं हुई थी, जब तक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नहीं हुई थी, तब तक कोशिकीय संरचना या उसके बारे में बहुत कुछ का पता नहीं चला था। कोशिका के बारे में तो तब अधिक जानकारी उपलब्ध होने लगी जब नॉल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खासियत यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे कणों को भी आसानी से 10 लाख 1 लाख गुना बड़ा करके देखा जा सकता। तो सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने की? जेड जेनसेन तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का खोज ल्यूबेन। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज नॉल एवं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज किसने किया? गुणसूत्र शब्द प्रदान किया। देखिए, गुणसूत्र का खोज किसने किया था? अगर गुणसूत्र का खोज की बात करिए तो गुणसूत्र, जिसको अंग्रेजी में क्रोमोजोम कहते हैं, गुणसूत्र का खोज किया था हॉप मिस्टर ने। किसने किया था? हॉप मिस्टर ने। लेकिन इन्होंने इसका नाम रखा था न्यूक्लियर फिलामेंट। इन्होंने इसका नाम क्या रखा था? तो गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम का खोज हॉप मिस्टर ने किया था। लेकिन हॉप मिस्टर ने गुणसूत्र का नामकरण क्या किया?
और आगे चलकर वाल्डेयर ने न्यूक्लियर फिलामेंट का नाम बदलकर क्या रखा? तो क्रोमोजोम का खोज किसने किया? क्रोमोजोम नाम किसने दिया? क्रोमोजोम नाम किसने दिया? वाल्डेयर। क्लियर? कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, और बहुत लोगों को इसके साथ कंफ्यूजन होता है कि कोशिका भित्ति भी इसका उत्तर हो सकता। आपको बता दे कि इसका उत्तर कोशिका भित्ति नहीं होगा। ये क्वेश्चन बननी चाहिए। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का किसका होता है? इतने ठोस से तो क्लियर हो रहा है कि ये क्या है? सिस्टर्नी का समूह, छोटी छोटी झिल्ली विहीन थैली। माइटोकॉन्ड्रिया तो तुरंत देखे हैं। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल, राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में? तभी। हालांकि रिक्तिकाएं जिसको अंग्रेजी में वैक्यूल कहते हैं, रिक्तिकाएं जंतु कोशिका में पाई जाती है, लेकिन वो बहुत छोटा होता है। रिक्तिकाएं यानी वैक्यूल भी मुख्य रूप से पौधे के ही कोशिका में पाए जाते हैं। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल, माइटो अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। जड़ों की कोशिका में ऐसे भाग जो सूर्य के प्रकाश से दूर है, उस भाग के कोशिका में कौन सा प्लास्टिड? और ये भोजन संचय का काम करता है। किसका काम? फूल और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग, भोजन का संचय, प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार, पत्तियों को हरा रंग, कोशिका की आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को भुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रो पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम, सिस्टर्नियों का समूह। सबसे बड़ा कोशिका, प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिड होगा। सबसे बड़ा कोशिका प्लास्टिड, जिसको हिंदी में लवक कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कौन सा कार्य नहीं होगा? श्वसन का कार्य। श्वसन क्या है? श्वसन में पचा हुआ भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊर्जा पैदा करता है, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने वाला रिएक्शन क्या कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अभाव में कोशिकीय श्वसन नहीं होगा, अर्थात भोजन का, ये क्या है जी? कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य संपादित नहीं होगा। कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करते हैं? सेंट्रीओल होगा। एक लो को काट दीजिए, सेंट्रीओल होगा। सेंट्रीओलल लिखा हुआ है। और आपको बताए थे कि सेंट्रोसोम के भीतर कुछ गोलाकार संरचना होता है, उसे क्या कहते हैं?
सेंट्रोसोम या उसके भीतर का सेंट्रियोल केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने, सेल का खोज भी किसने किया, सेल का नामकरण भी किसने किया। सेल एक लैटिन शब्द है। सेल कैसा शब्द है, लैटिन शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा। तो सेल का खोज भी रॉबर्ट हुक ने किया और सेल का सेल नाम भी रॉबर्ट हुक ने दिया। और सेल एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, छोटा। न्यूक्लियस की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की। डीएनए डबल हेलिक्स प्रारूप किसने दिया। दोस्तों अब स्टॉप मारते हैं, 1 मिनट, बैठो, 1 मिनट। 2 गिलास और लेंगे, नहीं तो एक एक गिलास नहीं, क्योंकि आगे कोशिका विभाजन है। ठीक है दोस्तों, थक गए, हम भी थक गए। ओके दोस्तों, मिलते हैं, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।